जो पढ़े थे उसमें कोई दिक्कत हुआ कि नहीं? इधर ऑनलाइन वाले कोई कल जो पढ़े थे उसमें कोई दिक्कत? कल का चैप्टर सरल था, है ना? कल का चैप्टर अपन क्या देखे थे? अर्थ एवं परिभाषा वगैरह में अपन देखे थे, है ना? आज अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। कौन कौन आ गए हैं ऑनलाइन में? काफी लोग आ गए हैं। ठीक है, ठीक है। आज अपन देखेंगे शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य, ठीक। टॉपिक के हिसाब से दूसरा तीसरा टॉपिक हो जाता है शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो जनरली अपन जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अभी हमारे वर्तमान आधार पर अगर आप देखें तो शिक्षा का उद्देश्य हमारे पास जो बचा रह गया है वो सिर्फ ऐसा शिक्षा का उद्देश्य कि हमको नौकरी पाना है। पहले से लेकर 12वीं तक माँ बाप भी यही सिखाते हैं अपने को कि भाई अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो क्या करोगे जीवन में, ठीक है। तो नौकरी पाना उद्देश्य है और अभी भी जो हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन नौकरी पाना ही उसका उद्देश्य होता है लगातार समय पर। और एक समय बाद अपन क्या करना, पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देते हैं। जब नौकरी मिल जाए या अच्छी जगह पर जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं उन जगहों पर पहुंचने के बाद हम पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा बंद हो जाता है। शिक्षा किसी न किसी रूप में चल रहा होता है, सीखने की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में चल रही होती है, वो हमारे जीवन में काम आती है। और अक्सर बौद्धिकता के आधार पर देखेंगे आप, ज्ञान के आधार पर आप देखेंगे तो हमेशा हम क्या करते हैं, जब जीवन भर सीखते रहते हैं तो जीवन भर उसका क्या होता है, अनुभव के रूप में हम आगे अगली पीढ़ी को देते हैं। वो भी एक उद्देश्य है कि अगली पीढ़ी को हमको क्या करना है, प्रशिक्षण देना है। तो लेकिन किताबी भाषा में जो शिक्षा का उद्देश्य, क्योंकि प्रश्न अगर पूछेगा कि शिक्षा के निम्न में से क्या उद्देश्य है और कौन से उद्देश्य नहीं, तो कम से कम आपको क्या होना चाहिए, थ्योरी रूप में कम से कम पता होना चाहिए कि शिक्षा के हम क्या क्या उद्देश्य ऐसे हैं जिनके बारे में आप तो जानते हैं। वैसे जनरली आप शिक्षा के सारे उद्देश्यों के बारे में जानते हैं, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है अपने आप को डेवलप करना, स्व का विकास करना, आत्म का विकास करना। लेकिन किताबी रूप में अगर आप देखें कि शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं, जिसमें आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट में आए तो आप क्या कर सके, 4 ऑप्शन में चुन सके उनमें कौन कौन से उद्देश्य हैं उनको ध्यान से देते हैं और एक एक चीज को समझते हैं, एक एक पॉइंट को। थोड़ा बड़ा उद्देश्य नहीं है, शिक्षा के लगभग 14-15 उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य कितने हैं हमारे पास? 14-15 उद्देश्य हैं। ये इसमें फंसता है अक्सर, हाँ आए दिन ऐसे नहीं, बोर्ड के हिसाब से वो ऐसे ही सेट होता है और इसमें फंसता रहता है। ठीक है, सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है ये तो इसका करना है तटस्थ, तटस्थ एवं वस्तुनिष्ठ। सभी शब्द का अलग अलग अर्थ बताऊंगा मैं। तटस्थ एवं वस्तुनिष्ठ, तटस्थ अथवा वस्तुनिष्ठ एक ही चीज होता है, एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में। पहला इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप सही शिक्षा प्राप्त नहीं करते, सही ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, तो तटस्थ और वस्तुनिष्ठ ये दोनों शब्दों का अर्थ ये होता है न्यायपूर्ण रहना। न्यायपूर्ण रहने का मतलब रहता है कि दो पक्षों में अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो दोनों में से किसी एक पक्ष का आप क्या ना करें, पक्ष ना ले, आप पक्षपात ना रहे। दोनों मामले में कैसे रहें, तटस्थ रहें, वस्तुनिष्ठ रहें, मतलब जैसा है वैसे ही बताएं, जैसा अध्ययन कर रहे हैं उसी अध्ययन के आधार पर बताएं कि ये जो समस्या है या जो शिक्षा है या जो मसला है उस मसले पर आपके जो विचार होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, जैसा है वैसा। अगर सही है तो सही कह सके और गलत है तो गलत कह सके। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम सीख रहे हैं उसका कारण क्या है। एक तार्किकपूर्ण तरीके से हमको क्या होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। एक तार्किकपूर्ण ढंग से क्या होना चाहिए। अच्छा, वीडियो रुक रहा है क्या? वीडियो का इधर तो वाईफाई लगा हुआ है और यहाँ पर का स्पीड ठीक रहता है, वीडियो रुकता नहीं है। वहां पर कोई बफरिंग वगैरह का समस्या होगा, ठीक। बाकी लोगों को भी समस्या हो रही है क्या वीडियो रुकने की, कि सिर्फ बिकी भर को हो रहा है ये समस्या? आशीष, कोई समस्या है क्या? रोहित, ठीक है, समस्या नहीं है, ठीक। मीनाक्षी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे
एक हो सकता है नेटवर्क का कोई कभी किसी का इश्यू रहता है तो नेटवर्क प्रॉब्लम से भी बफरिंग होता है और बफरिंग होने की वजह से वीडियो रुकता है। लेकिन अगर आपके पास नेट ठीक ठाक है, अच्छा स्पीड चल रहा है तो ठीक चलता है। ठीक है विकी, अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि तटस्थ और वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सही को सही बता सकना, गलत को गलत चुन सकना, उचित अनुचित का निर्णय कर सकना, नैतिक अनैतिक के बारे में हमको पता होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक। और व्यक्ति कैसा होना चाहिए? तटस्थ होना चाहिए। तटस्थ मतलब किसी का पक्षपात न ले, कैसा हो? वस्तुनिष्ठ हो, जैसा है, जैसे समस्या के बारे में विचार कर रहा है वैसे ही समस्या के बारे में वो कह दे, या जैसा न्याय करना चाहता है वैसा न्याय कर दे। ठीक। दूसरा इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों में नवीन विचार, नए विचार एवं चिंतन की क्षमता उत्पन्न करना। अगर सही मायने में कोई व्यक्ति सही शिक्षा प्राप्त करता है तो जो भी विद्यार्थी, मतलब जीवन काल का ऐसा नहीं हो सकता कि छोटा बच्चा ही हो, जीवन के किसी भी क्षण में जो विद्यार्थी होगा विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? नवीन विचार को जगह दे सके। कई बार ऐसा होता है कि सामाजिक परिवर्तन की वजह से जब नए विचार आते हैं तो हम उनको स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई नई नेवेली बहू है, वो अगर मॉडर्न कपड़े पहनकर निकले तो हम उसको क्या नहीं करते? उन विचारों को स्वीकार नहीं कर पाते। जबकि वही बहू अपने घर में मायके में है तो वो कपड़े पहन रही होती है, जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन रही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नवीन विचारों को हम अपने माइंड में, दिमाग में अपने क्या नहीं कर पाते हैं? जगह नहीं दे पाते हैं। कुल मिला के हमारा विचार कैसा होता है? रूढ़िवादी होता है, जो परंपरागत विचार पर निर्भर करता है कि जनरली ऐसा ही तो किया जाता है, समानता ऐसा ही तो होता है। तो जब एक बार पुराने समय में जैसा होता आया है, क्या नए समय में भी वैसा ही होता है? तो नवीन विचारों को जब हम जगह देना शुरू कर देते हैं तब ये मान लीजिए कि आपका शिक्षा क्या है? सही मायने में सही। दूसरा क्या कहता है कि चिंतन को क्षमता उत्पन्न कर रहा, उस पर विचार भी कर सकता है कि आखिर क्यों होता है, कैसे होता है, यही क्यों हो रहा है, दूसरी जगह क्यों नहीं हो रहा है, अमेरिका में ऐसी मॉडर्न व्यवस्था क्यों है, भारत में क्यों नहीं है, भारत में परंपरावादी विचारधारा क्यों चलती है, अमेरिका में क्यों नहीं है। तो ऐसे नवीन विचार को क्या कर सके? विद्यार्थी सीख सके। इसके लिए शिक्षा जरूरी है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण चीज है कि बालकों में बौद्धिक, बालकों में क्या? बौद्धिक जागरूकता एवं स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति जागृत करना। जो नए बालक हैं वो अभी कैसे हो रहे हैं? वो डेवलप हो रहे हैं, उनका दिमाग कैसा हो रहा है, उनका मस्तिष्क अभी डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उनकी कैसी होनी चाहिए? बौद्धिक रूप से जागरूक होने चाहिए, हर चीज को तार्किक दृष्टि से देखने की उनकी क्षमता होनी चाहिए। दूसरा क्या कहता है? स्वतंत्र चिंतन, वो चिंतन नहीं जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, वो विचार नहीं जो हमको पूर्वजों ने दिए, नवीन विचार और स्वतंत्र रूप से भी होने चाहिए। किसी पे थोपा हुआ विचार नहीं होना चाहिए कि ऐसा ही होता है। नवीन विचारों को क्या मिलना चाहिए? जगह मिलना चाहिए। तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य इसका है महत्वपूर्ण मामलों में न्यायपूर्ण निर्णय, और क्या कहता है? स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय। हम किन्हीं भी मामलों में जब निर्णय ले रहे हों तो हमारी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि ऐसा कैसा निर्णय होना चाहिए? एक तो न्यायपूर्ण होना चाहिए, दूसरा हमारा क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए कि किसी पक्षपात से हम प्रभावित हो जाएं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी पर विचार थोपा हुआ हो। स्वतंत्र निर्णय होना चाहिए। ठीक, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है हमारा। पांचवा और अगला उद्देश्य है इसका कि अनुशासन, सहयोग, दूसरा सामाजिक उत्तरदायित्व, सहनशीलता, आदि गुणों का विकास।
अगर सही मायने में अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला जो विद्यार्थी होगा, जो व्यक्ति होगा, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी अनुशासन। अनुशासन करने का मतलब ये नहीं है कि मुर्गे की तरह 4 बजे भोर में उठकर क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। कहने का मतलब उसका जीवन जैसा है एक निश्चित ट्रेंड पर फॉलो नहीं करता है, बल्कि अपने जीवन का समय का सही अच्छा उपयोग कर पाता है, अपने जीवन में अच्छे काम करता है, अनुशासन पूर्वक जीवन जीता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस पर नियंत्रण रखता है। दूसरा, सहयोग। जब कोई शिक्षा प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होगा वो अपना सहयोग तो करता है, साथ में दूसरों का भी सहयोग करता है। तीसरा, सामाजिक उत्तरदायित्व। ये शिक्षा प्राप्त जहां से किया है उसने, एक शिक्षक होने के नाते, जैसे वानप्रस्थाश्रम में हुआ करता था, वानप्रस्थाश्रम में समाज से जो लिया है वो वानप्रस्थाश्रम में वापस लौटाया जाता था। सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत ये देखा जाता है कि हमने समाज से जो चीज सीखा है, समाज से जो चीज लिया है, क्या हम अपने समाज को कुछ वापस दे रहे हैं या सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हैं। तो जो शिक्षा प्राप्त वाला व्यक्ति होगा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है कि हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्व क्या क्या करते रहें, वहन करते रहें। और एक और गुण है सहनशीलता। शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सही समय में सही निर्णय लेता है। सहनशीलता होती है कि जब सही समय आएगा तो सही उत्तर दिया जाएगा, उसके अंदर धैर्य होती है। और जो व्यक्ति अनपढ़ होता है, जो निकम पढ़ा लिखा होता है, वो तत्काल उत्तर देने के फिराक में रहता है। इस चक्कर में क्या हो जाता है, हो सकता है लड़ाई भी हो जाए, ठीक है। तो उसके अंदर कैसे होती है, अनुशासन, सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व और सहनशीलता का गुण पाया जाता है, धैर्य वगैरह का गुण पाया जाता है। सही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। छठवां इसका उद्देश्य है अपने देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों को समझने एवं बताने की क्षमता। अगर कोई व्यक्ति वास्तविक रूप से जिस सामाजिक संस्कृति में, जिस देश में पढ़ा बढ़ा है, वो जिस समाज से उसने क्या किया, ग्रहण किया है, और जिस देश से उसने बहुत कुछ सीखा है, वास्तविक रूप से क्या अपने समाज के सामाजिक संस्कृति को समझ पाता है। अगर कोई व्यक्ति कैसा है, उत्तर भारत का रहने वाला है, वो दक्षिण भारत की संस्कृति का क्या करता है, आलोचना करता है, तो सही मायने में अपने देश के सामाजिक संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानता है। अगर वो दक्षिण भारत का रहने वाला है और उत्तर भारत की संस्कृति का, या एक संस्कृति मान लीजिए जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति वाला व्यक्ति बिहारी व्यक्ति का और बिहार का व्यक्ति किसका करे, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का क्या करे, आलोचना करे, तो सही मायने में क्या वो संस्कृतियों को नहीं समझता है। एक सामान्य वर्ग का रहने वाला व्यक्ति जनजाति संस्कृति में, दलित संस्कृति में जहां वो नहीं रहता है, उस संस्कृति की अगर आलोचना करता है, या दलित समाज का जो व्यक्ति है वो, आदिवासी समाज का जो व्यक्ति है, उस सामान्य व्यक्ति की आलोचना करता है, तो सही मायने में उसे शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि ये बात तथ्य रूप से सही होती है कि कोई भी संस्कृति अच्छी और बुरी नहीं होती है। हर संस्कृति अपने आप में समृद्ध होती है। हर संस्कृति का कैसा काम है, अपने आप में बेहतर करने का काम है। तो वो अपनी संस्कृति को, सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को समझ भी सके, और जरूरत पड़ने पर वो क्या कर सके, अपने सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति को दूसरों को बता भी सके। सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या, समझना। जब तक कोई व्यक्ति समझेगा नहीं, तब तक दूसरों को कैसे बता पाएगा, ठीक। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है कि हम अपने सामाजिक संस्कृति को समझें और दूसरों को भी एज इट इज बता सके। क्लियर है। सातवां इसका उद्देश्य है शैक्षणिक समाजशास्त्र के माध्यम से, शैक्षणिक समाज शास्त्र के माध्यम से सामाजिक कुशलता, ठीक। दूसरा है आत्मनिर्भरता, और तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा को क्या करें, शिक्षा देने में। सही मायने में अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शैक्षणिक समाजशास्त्र मतलब शिक्षा का समाजशास्त्र। वैसे अलग अलग समाजशास्त्र होता है, मानव समाजशास्त्र होता है, जनजातीय समाजशास्त्र होता है, आपका धर्म पर आधारित समाजशास्त्र होता है। उसी तरीके से शिक्षा का एक अलग समाजशास्त्र होता है, छोटा टॉपिक। तो शैक्षणिक समाजशास्त्र के माध्यम से सामाजिक कुशलता मतलब समाज के अंदर हमें कैसे रहना है, समाज में रहने के एक निश्चित नियम होते हैं,
समाज में रहने के लिए हमें एक ऐसा निश्चित व्यवहार करना पड़ता है। तो समाज के क्या मानक हैं, किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए समाज में रहने के लिए, क्योंकि अगर समाज के नियमों के हिसाब से आप नहीं रहते हो तो आपको या तो अपराधी बन जाओगे या तो आप पागल कहलाओगे। खुद से बात करना शुरू कर दोगे तो पागल जैसे व्यवहार करने लगोगे, या फिर सामाजिक अपराधी बन जाएंगे हम, कि समाज के नियमों से अलग चल रहा है तो अपराध कहलाएगा वो, ठीक है। या हम सामाजिक आलोचना के क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। अगर हम समाज के जो नियम है, जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों का अगर पालन नहीं करते हैं तो हमको समाज में एक स्थान प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम धीरे 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 क्या करेंगे, समाज से कट जाएंगे। तो हमको क्या हमने सामाजिक कुशलता का ज्ञान होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज शिक्षा ही ये चीज देती है कि समाज में हमें कैसे रहना है, कैसे रहन सहन करना है, कैसे जीवन यापन करना है। दूसरा कहता है आत्मनिर्भरता। अगर हम समाज के मानकों के अनुरूप या शैक्षणिक समाजशास्त्र के अनुरूप हमने शिक्षा प्राप्त की है तो हम आत्मनिर्भर होंगे, मतलब हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जीवन यापन का कोई ना कोई तरीका तो बना सकते हैं। समाज में रहना मतलब बढ़ईगिरी कर सकते हैं, हम कोई काम खोज सकते हैं, मुंशी बन सकते हैं, हल किसान बन सकते हैं, फौज में जा सकते हैं। हम समाज के नियमों के अनुरूप चलेंगे तभी तो बन पाएंगे, या किसी नेता बन सकते हैं। तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा। हम समाज में ये भी देख सकते हैं कि हमको लाभ कहां होता है, नुकसान कहां पर होता है, कैसे ज्यादा कमाया जा सकता है, कैसे कम कमाया जा सकता है। ये किसके माध्यम से पड़ेगा, शैक्षणिक समाजशास्त्र के माध्यम से, जहां हम क्या करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक, ये 7वां उद्देश्य था। 8वां उद्देश्य है समय का एवं अवकाश का सदुपयोग करना। ये आप पर निर्भर करता है कि आपका जो समय है वो आप कैसे उपयोग करते हो। अगर आपको वास्तविक शिक्षा मिली हुई है, क्योंकि आपको तो पता है ना कि समय कैसा है, सीमित है, सीमित, वो पैसे खर्च होने के बाद वापस आ सकते हैं लेकिन समय खर्च होने के बाद वापस नहीं आने वाला है। इसलिए संभव है आप इस समय चीजों को समझते हैं अच्छी तरीके से, आप बेहतर तरीके से समझते हो, क्योंकि आप जानते हो कि अब एबीओ का जैसे पेपर आने वाला है तो आप सही समय पर क्या कर सकते हो, अभी खाली वैकेंसी है तो आप इस पर तैयारी कर सकते हो। तो कोई शिक्षा प्राप्त वाला जो व्यक्ति होता है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि अपने समय का कैसे उपयोग करना है। साथ में ये भी ध्यान देता है कि जो अवकाश का समय है, काम के अलावा जो समय है, हम इस समय का कैसा उपयोग करें। हम फेसबुक चलाने में भी समय लगा सकते हैं और सही काम करने में भी समय लगा सकते हैं, दोनों निर्भर करता है। क्योंकि समय आप किसके हाथ में, आपके हाथ में तो है नहीं, लेकिन आपका उसका उपयोग करना आपके हाथ में। समय तो बढ़ता जाएगा, लेकिन उस समय में आप क्या काम करते हो ये आप पर निर्भर करता है। ये कब पता चलेगा, जब सही शिक्षा प्राप्त करोगे तब। हमारे माँ बाप जो हमारे बड़े होते हैं, जो सीनियर होते हैं, वो बताते हैं ना हमको इस बात को कि आप समय का विभाजन कीजिए, समय सही से टाइम टेबल बनाइए, समय से उठिए, समय से खाइए। इस समय का सही उपयोग करने के लिए बताते हैं, क्योंकि उनको उस तरीके की शिक्षा प्राप्त हुई है और अनुभव रहा है। जिसके सीनियर है, जिसके माँ बाप नहीं बता पाते हैं, वो सही समय का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो शिक्षा हमें बताती है कि समय और अवकाश का कैसा उपयोग करना है। इसके अलावा 9वें नंबर पर है अपने अधिकारों, कर्तव्यों और क्या है, जनतंत्रात्मक भावना, सामाजिक गुण, समाज की स्थापना, उसका पुनर्गठन और विश्व कल्याण में योगदान। सही शिक्षा प्राप्त होगी तो आपको अपने राइट्स पता होंगे। जिस व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है, वो अपने नागरिक अधिकारों के बारे में नहीं जानता है। अगर आज हम सड़क में चल रहे हैं तो आदमी हमको क्या करना लगता है, हमको मारने लगता है, तो हमको पता होता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हम अदालतों में जा सकते हैं, हम थाने में जा सकते हैं, हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति वही क्या करेगा कि वो चुपचाप सह लेगा, अगर उसको राइट्स पता नहीं है तो। साथ में हमारे कर्तव्य, देश में जो अधिकार हमको मिले हुए हैं, तो अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है। जैसे हमारे क्या है, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, आपका महिलाओं का सम्मान करना, मानवतावाद जीवन जो जीविकोपार्जन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, जो राष्ट्र की जो विरासत वस्तुएं हैं उनका सम्मान करना, ये हमारे कर्तव्य बनते हैं।
जैसे हम घरों में जब जाते हैं तो हमारे पास कुछ अधिकार है कि घर में हमारे माता पिता हमको जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं, वस्तुओं प्रदान करते हैं, पैसे प्रदान करते हैं। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम माता पिता का सम्मान करें, जरूरत पड़ने पर हम उनका ख्याल रखें। ये अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता कहां से? शिक्षा के माध्यम से। अधिकार और कर्तव्य, अधिकारों के साथ कर्तव्य आते हैं और कर्तव्यों के पालन करने पर क्या मिलता है? कर्तव्यों के पालन करने पर ही अधिकार प्राप्त होता है। अगर आप माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो आपको अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ये बात कहां से पता चली है? शिक्षा के माध्यम से। ठीक। दूसरा ये कहता है कि जनतंत्रात्मक भावना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जनतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। जनता की आवाज को अगर दबाया जाने लगे तो आपको पता होता है कि हमारे राइट्स क्या है, हम बोल सकते हैं, हमको बोलने से कोई नहीं रोक सकता है और हम नियमों के अंतर्गत बोलेंगे। हमको बोलना भी है तो कितना बोलना है, कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्र का अपमान हो जाए, देश का अपमान ना हो जाए, न्यायालयों का अपमान ना हो जाए। तो जनतंत्रात्मक भावना को, जनता की क्या भावना है और जनता की भावना के अनुरूप हमें कैसे काम करना है, ये बात हमें कहां से पता चलती है? शिक्षा के माध्यम से। सामाजिक गुण, वही जो समाज में रहने के जो नियम सिखाता है हमको, वो सारे गुण। और समाज की स्थापना और पुनर्गठन, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है समाज की स्थापना और पुनर्गठन का जापान। जापान में 1945 में बम गिराया गया, इसके बावजूद भी जापान ने अपने समाज की पुनर्स्थापना कर ली, पुनर्गठन कर लिया। ठीक, क्योंकि वहां के लोग क्या है, शिक्षा का एक स्तर सबसे बेहतर है उनका, दूसरा अनुशासन सबसे बेहतर है उनके पास। जापान में अनुशासन और शिक्षा के स्तर की वजह से उन लोगों ने क्या किया, अपने समाज का फिर से पुनर्गठन कर लिया। हमारे यहां भी शिक्षा या देश के किसी भी कोने में अगर शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो जाए, क्योंकि शिक्षा किसके अंदर आनी है? नागरिकों के अंदर आनी है। तो अगर नागरिक जागरूक हो जाएंगे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति, नागरिक इस बात के लिए जानकार हो जाएंगे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रति, तो वो अपने आप ही समाज का क्या हो जाएगा, पुनर्गठन हो जाएगा। समाज फिर से पुनः क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। भले ही कितने बार क्या हो चुका हो, छिन्न भिन्न हो चुका हो। ठीक, भारत में भी इनका कई बार हुआ है। और साथ में एक महत्वपूर्ण बात है, अगर ये सारी चीजें हैं आपके पास, जनतंत्रात्मक भावना है, पुनर्गठन करने की क्षमता है, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में आप जानते हैं, तो विश्व के किसी भी लोगों का न तो अनादर करेंगे आप, नहीं हर संस्कृति का, हर धर्म का, हर वर्ग का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। जिससे क्या निहित है इसमें? विश्व कल्याण निहित होता है। विश्व कल्याण का भाव कैसा हो जाता है? निहित होता है। और यह सब पैदा कैसे होता है? शिक्षा के माध्यम से। क्लियर? अगला है 10वें नंबर पर कि निर्णय और आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। निर्णय लेने एवं आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। अगर किसी व्यक्ति को सही शिक्षा प्राप्त नहीं है तो वो निर्णय नहीं ले पाएगा, वो कैसा कंफ्यूज जैसा रहेगा, क्या करूं क्या ना करूं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अर्जुन और कृष्ण का संवाद। जब अर्जुन भ्रम में पड़ते हैं तब कृष्ण उसे क्या करते हैं, आत्मज्ञान देते हैं। जो गीता का ज्ञान दिया उन्होंने, क्या दिया? ज्ञान दिया कि अर्जुन जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। और जब सही ज्ञान प्राप्त हो गया तब उन्होंने अर्जुन को वो करना पड़ा जो भगवान कह रहे थे, जो भगवान उनको शिक्षा दे रहे थे। तो आत्मनिर्णय, जो निर्णय करने का जो अधिकार है, प्राप्त निर्णय लेने की जो क्षमता पैदा होती है, वो किसके माध्यम से पैदा होती है? शिक्षा की वजह से। और दूसरा कहता है आत्म अभिव्यक्ति। जो चीजें आप निर्णय ले रहे हो वो इतनी निर्भरता, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण वजह है आत्मविश्वास का न होना। जब हम अपने बारे में कुछ बात कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण वजह क्या होता है? आत्मविश्वास करना। और आत्मविश्वास कहां से आता है? ज्ञान से आता है, शिक्षा से प्राप्त होता है। तो जब आत्मविश्वास पैदा होगा तब हम आत्म अभिव्यक्ति आसानी से कर पाएंगे, बोल पाएंगे। और जब हम आत्म अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है? हमारा शिक्षा का जो स्तर है वो क्या है? कम है। हम उसके बारे में कुछ कम जानते हैं। हमको इस बात का डर सताता है कि कहीं वो जान ना जाए सामने वाला कि मैं नहीं जानता हूं। ठीक, तो आत्मव्यक्ति और निर्णय ये सब हमेशा कहां से आते हैं? शिक्षा के माध्यम से आते हैं। अगला है 11वें नंबर पर कि बालकों को सामुदायिक कार्यों में अधिकाधिक रूप से निर्णय में, कार्यों में अधिकाधिक रूप से भाग लेने हेतु प्रेरित करना। शिक्षा हमें टीम वर्क सिखाता है। हम अकेले किसी काम को करेंगे तो बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम टीम में काम करते हैं, जैसे क्रिकेट का मैच
एक बैट्समैन है तो क्या पूरे रन बना सकता है? क्या नहीं बना सकता है। लेकिन एक बॉलर है तो क्या सारे विकेट ले सकता है? उसमें फील्डर का भी उतना योगदान होता है, जो जितना बैट्समैन का योगदान होता है उसमें जो है किसका, विकेट कीपर का भी उतना ही योगदान होता है। सबका अपना अपना एक निश्चित योगदान होता है। तो जब हम सामुदायिक भावना मतलब टीम भावना के साथ काम करते हैं तो टीम भावना के साथ हम लक्ष्य प्राप्ति में ज्यादा तेजी से अग्रसर हो जाते हैं, लक्ष्य को ज्यादा आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ये कहां से पैदा होगा? शिक्षा के माध्यम से। और शिक्षा में कैसे पैदा होता है? शिक्षा में जैसे स्काउट गाइड, एनसीसी, छोटे छोटे सामुदायिक जो है प्रोग्राम होते हैं, कॉलेज के जो प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो जब वहां पर मिलकर कोई काम करता है तो सामुदायिक भावना उनके अंदर पैदा होती है, टीम भावना काम करने में पैदा होती है। और इसका सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब वो लोग समाज में जाते हैं, क्योंकि बालक जो है अभी छोटे हैं, बड़े होने के बाद वो कहां जाने वाले हैं? समाज में जाने वाले हैं। तो समाज में उनको कैसे जीवन जीना है, कैसे सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना है, कैसे मिलकर जीवन जीना है, ये वहां पर उनको प्रेरित करता है। क्योंकि वो टीम में कहां काम कर चुके होते हैं, अपने स्कूलों में काम कर चुके होते हैं, खेल चुके होते हैं, काम कर चुके होते हैं। इससे व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। ठीक, अगला है 12वें नंबर पर लोकतंत्र के सिद्धांतों को प्रभावी रूप से समझना, प्रभावी रूप से समझना। अगर कोई व्यक्ति सही शिक्षा प्राप्त करके आया हुआ है तो लोकतंत्र की भावना को सही तरीके से समझ पाएगा। लोकतांत्रिक भावना क्या है, कैसे एक देश में रहना है, कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है। वरना वो तानाशाही जीवन, जैसे उत्तर कोरिया वाला है, तानाशाही जीवन में भी अपना जीवन बिता सकता है। चीन वाला तानाशाही शासन में भी व्यवस्था है, क्यूबा में जैसे तानाशाही शासन चलता था वैसे शासन बिता सकता है। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि नहीं, लोकतंत्र भी एक प्रकार का क्या है, शासन है, और लोकतंत्र में लोगों को खुली छूट मिली होती है, लोग क्या कर सकते हैं, अपने मन के हिसाब से कार्य कर सकते हैं, तब एक अच्छा जीवन चलता है, बौद्धिकता का विकास होता है। इसीलिए हमारे उसमें संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बौद्धिकता के विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए उसमें प्रावधान किए गए हैं, शिक्षा के लिए विकास के उसमें प्रावधान किए गए हैं, ताकि लोकतांत्रिक शिक्षा क्या हो सके, स्थापित हो सके। ठीक, अगला इसमें है समुदाय समाज में रहने का कला, वही समान वाला है, समुदाय में और समाज में रहने का कला सिखाता है। ठीक, समुदाय में और समाज में कैसे जीवन जीना है, कैसे मिलकर रहना है, इसके बारे में हमें कौन सिखाता है? समाज ही सिखाता है। ठीक, ये सारे किसके हैं? शिक्षा के प्रमुख प्रमुख क्या है? उद्देश्य है। इन उद्देश्यों के आधार पर ही अपन क्या कर सकते हैं कि जो जैसे आपको ऑप्शन आएगा, इसमें कैसे ऑप्शन आएगा, कूट में दिया होगा, कूट में क्वेश्चन दिया रहेगा कि निम्न में से कौन से उद्देश्य शिक्षा के हैं और कौन से उद्देश्य शिक्षा के नहीं। तब आप क्या कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। पहला क्या है? तटस्थ और क्या है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना और वैज्ञानिक अध्ययन करना। दूसरा क्या है? नवीन विचार और चिंतन क्षमता उत्पन्न करना। दो चीज याद रखना है, नवीन विचार और चिंतन क्षमता। तीसरा क्या है? बौद्धिक जागरूकता और स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति। तीसरा क्या है? बौद्धिक जागरूकता और स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति। चौथा क्या है? न्यायपूर्ण निर्णय और स्वतंत्रपूर्वक निर्णय, न्यायपूर्ण निर्णय और स्वतंत्रपूर्वक निर्णय। फिर पांचवा क्या है? अनुशासन, सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व आदि भावना को क्या करना, सहनशीलता आदि गुणों को विकसित करना। फिर अगला क्या है? देश की सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियों को समझना और बताने में सक्षम हो पाना। अगला क्या है? शैक्षणिक समाजशास्त्र के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा, सामाजिक कुशलता, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। और इसके बाद क्या है? समय का सही से उपयोग करना। फिर अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझना और समाज का क्या करना, नए समाज की स्थापना करना और उनका पुनर्गठन करना। फिर क्या है? निर्णय लेना, आत्मविव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, खुद को अवसर देना और दूसरों को भी अवसर देना। ऐसा नहीं, संविधान ने ये दिया है हमको। फिर बालकों में सामुदायिक भावना, टीम वर्क को क्या कर देना, महत्वपूर्ण बना देना उनको, और लोकतंत्र के सिद्धांतों को प्रभावी रूप से क्या कर देना, समझना और उनको बताना। फिर समुदाय में रहने की कला को भी सिखाना। ये सारी चीजें क्या है? शिक्षा के माध्यम से आती हैं। शिक्षा के ये सारे उद्देश्य हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए दुनिया में, अगर ये सारी चीजें लगभग घूम फिर कर आती हैं, ये प्रशिक्षण किसको प्राप्त होता है? विद्यार्थी को। अपने जीवन काल में बालक होने के साथ साथ बुढ़ापे तक उसको प्रशिक्षण शिक्षा के माध्यम से क्रमानुसार मिलता रहता है, और इनका उपयोग वो वापस जिस समाज से सीखता है उसी समाज में वो व्यवहार द्वारा क्या करता है, उसको प्रदर्शित करता है। तभी पता चल पाता है कि शिक्षा का उद्देश्य सफल रहा है या असफल रहा है। अगर इन चीजों का वो पालन करता है तो शिक्षा क्या रहा है? सफल रहा है। और अगर इन चीजों का पालन वो सही तरीके से नहीं कर पाता है तो वो कैसा हो गया? असफल हो गया। सही तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं हुई उसको। क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें, कोई दिक्कत? ठीक, इधर ऑनलाइन वालों को कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं आप।
इसमें बहुत सारे शब्द थोड़े से कठिन थे, उनको कोशिश किया हूं मैं कि सरल शब्दों में आपको बता सकूं, लिख सकूं उसको। तो क्या है ना, शिक्षा का कुछ कुछ पार्ट जो है ना बड़ा कठिन वाला है, जिसमें इसमें एक शब्द दिया हुआ था कहीं पर भावनात्मक समाकलन। इसमें कहीं पर एक शब्द मिला हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है भावनात्मक समाकलन। ठीक, शिक्षा वगैरह में ऐसे इस तरह के शब्द मिलते रहते हैं। एक शब्द ध्यान आ रहा है इसलिए बता रहा हूं। कभी कभी अगर ये शब्द आपके पास आए कि भावनात्मक समाकलन शब्द कहीं पर आ जाए, इसका मतलब ये हो जाता है कि भावनात्मक रूप से जुड़ना, भावनात्मक रूप से क्या करना, जुड़ना। और शब्द सही शब्दों में दिखे तो आप इसको बोल सकते हो सामाजिक व्यवहार। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो समाज में अलग अलग प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। देश में भी ऐसे अलग अलग विचारधारा के हैं, विश्व में तो अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। जब हम उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, जब सामाजिक व्यवहार के साथ जुड़ जाते हैं, तब क्या क्या पैदा होता है, भावनात्मक समाकलन पैदा होता है। समाकलन का मतलब होता है इकट्ठा, और कैसे इकट्ठा होना, भावना के रूप से इकट्ठा होना, विचारों में इकट्ठा होना। तो ऐसे शब्द कई जगह आपको मिलेंगे, अगर वो आप पढ़ रहे होंगे तो उनको आप सवाल को, शब्दों को भेज सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि कई बार जो है ना कठिन शब्द रहते हैं, हिंदी के भी शब्द बहुत कठिन है, तो उसको समझने में दिक्कत होता है। तो या तो नेट में सर्च करके आप पता कीजिए इसका सही अर्थ क्या है, या फिर आप क्या कीजिए कि उसको सही तरीके से जानिए। अब इसमें एक अगला टॉपिक है लोकतांत्रिक शिक्षा। लोकतांत्रिक शिक्षा, लोकतांत्रिक शिक्षा। ठीक, पहले तो मैं लोकतंत्र का अर्थ बता देता हूं। आप लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ जानते हो, ऐसा नहीं कि लोकतंत्र के बारे में नहीं जानते हो। लोकतंत्र में चूंकि रहते हो तो लोकतंत्र के बारे में जानते हो। लोकतंत्र की परिभाषा में सबसे प्रमुख जो पहला परिभाषा आता है, अब्राहम लिंकन का आता है। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि, याद है आपको, जनता का शासन, जनता के लिए और किसके द्वारा, जनता के द्वारा। ठीक, तीनों चीज में क्या है, जनता का ही शासन है, किसके लिए, जनता के लिए और जनता के द्वारा। मतलब शासन कौन करता है, जनता करती है। किस पर शासन करती है, जनता पर शासन करती है, और किसके लिए, जनता के लिए। तो कुल मिला के ऐसा होता है कि जहां पर जनतंत्र और लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है, लोगों का शासन लोगों के लिए हो। तो लोगों का शासन लोगों के लिए क्या अच्छा होगा कि बुरा। हम अपने ऊपर एक शासन बनाते हैं, खुद के लिए एक शासन निर्माण करते हैं और खुद पर शासित करने के लिए, तो अच्छा शासन बनाएंगे कि बुरा शासन बनाएंगे, अच्छा शासन बनाएंगे। तो जनता का जो शासन होता है वो जनता पर ही शासित होता है और जनता के प्रतिनिधि उस पर शासन करते हैं, तो निश्चित तौर पर कैसा शासन हो जाता है, बेहतर शासन हो जाता है। और लोकतांत्रिक उसमें व्यवस्था में जनरली क्या क्या होता है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, अवसरों की समानता। जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं, वो सारे के 6 मौलिक अधिकार क्या हो सकते हैं, लागू हो सकते हैं। अल्पसंख्यकों को भी अधिकार मिले, अल्पसंख्यक होने के मतलब ये नहीं है कि डरते रहे वो, जनजातियों के लिए भी अधिकार हो, भाषा के लिए भी अच्छा प्रावधान किया गया हो, मूल अधिकार हो जहां पर, ऐसी चीजों को अपन क्या कह सकते हैं, जनतंत्र कह देते हैं। ठीक है, अब शिक्षा में अगर जनतंत्र है, इसमें बोलता है कि शिक्षा में जनतंत्र कहा गया है कि लोकतांत्रिक शिक्षा या जनतंत्रात्मक शिक्षा, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बताऊं कि जनतंत्र में शिक्षा व्यवस्था का, शिक्षा का उद्देश्य और सिद्धांत। ठीक, पहला क्या है, उद्देश्य, और दूसरा सिद्धांत का जो प्रथम जो प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे, प्रतिपादन या विचार देने वाले जो व्यक्ति थे, ठीक, वो व्यक्ति का नाम है जॉन डीवी। जॉन डीवी, ये अमेरिका के शिक्षाविद थे। शिक्षाविद कहने का मतलब शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, शिक्षा के बारे में लिखते थे। लोकतंत्रात्मक मतलब शिक्षा में भी लोकतंत्र होना चाहिए,
शिक्षा में कैसा तंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, वहां पर भी अवसर की समानता होनी चाहिए, वहां पर भी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, वहां पर भी विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये कौन बता रहा है? सबसे पहले उसके उद्देश्यों के बारे में और सिद्धांत के बारे में सबसे पहले कौन बताया? जॉन डेवी। और जॉन डेवी है कौन? अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री। 1967-68 के दौरान इन्होंने सिद्धांत दिया था। डेट वगैरह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण है कि शिक्षा पर जनतंत्रात्मक शिक्षा का उद्देश्य और सिद्धांत बताने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? जॉन डेवी। इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक, हाँ। गणेश कुछ सवाल पूछे हैं? हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा अपन उस पर चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, हाँ। ये पुराने क्वेश्चन से आइडिया मिल जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गणेश इस बात को कि पुराने क्वेश्चन से हमें आइडिया मिल जाता है तो अभी आखिर सवाल कैसे है। ठीक है, तो पुराना पेपर किसी के पास उपलब्ध है क्या? फर्स्ट पेपर तो है सबके, दूसरा पेपर नहीं मिल पा रहा है ना? दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर इकट्ठा करता हूं, खोजता हूं। आप लोगों के पास अगर मिलता है तो मेरे को भेजिएगा, तो अपन क्या करते जाएंगे, डिस्कस करते चलेंगे। मैं नेट पर सर्च कर, पुराना मेरा पेपर में है, नेट पे नहीं मिल रहा है ना? नेट पर मैं सर्च किया था। ठीक है, लेकिन मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक, ठीक है, इनका गणेश सब मिल जाएगा आपको, सारा चीज लगभग उपलब्ध अपन कराएंगे। कहीं ना कहीं तो उपलब्ध होगा, किसी न किसी के पास तो होगा। अगर दुनिया है तो किसी न किसी के पास तो है उपलब्ध। ठीक है, आप चिंता नहीं कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, जनतंत्र शिक्षा और सिद्धांतों के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बताया तो वो कौन थे? जॉन डेवी, जो अमेरिका के क्या थे? शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि एक जनतंत्रात्मक समाज में, जनतंत्रात्मक समाज में, उनके अनुसार ही जनतंत्रात्मक समाज में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो, कैसी शिक्षा व्यवस्था हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक कार्यों एवं संबंधों में निजी रुचि ले। ठीक, जनतंत्रात्मक शिक्षा के उद्देश्यों को बताते हुए जॉन डेवी क्या कहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सके, किसके संबंध में? समाज में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक का कार्य, असल में जो भी कार्य हम करते हैं ना, समाज के प्रति ही करते हैं। अपने लिए भी आप जो काम करते हो किसके लिए करते हो? समाज के लिए करते हो, क्योंकि समाज का हिस्सा कौन है? आपका परिवार भी तो समाज का हिस्सा ही है। आप अपने रिश्तेदारों के लिए कोई काम करते हो, समाज का हिस्सा है वो। देश के लिए कोई काम करते हो, समाज का हिस्सा है वो। विश्व के लिए कल्याण के लिए कोई काम करते हो, समाज का हिस्सा है वो। और खुद अपने लिए भी काम करते हो तो कौन है? समाज का हिस्सा हो। आप अपने आप को ऊपर उठाते हो, इसका मतलब समाज को ऊपर उठा रहे हो। आप वैज्ञानिक सोच रखते हो, मतलब समाज वैज्ञानिक सोच रखता है। तो क्या बोलता है कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक कार्यों और उनके संबंधों में कैसा ले? निजी रुचि ले। ऐसा मानकर चले कि सामाजिक संबंध स्थापित करने में और सामाजिक कार्यों में उसकी व्यक्तिगत रुचि होनी चाहिए कि मेरा काम है। शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? वो खुद से इतना एक्टिव हो जाए कि हर सामाजिक कार्यों में क्या कर ले? बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दे। जिस दिन व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू हो जाएगा, उस दिन ये मान लिया जाएगा कि उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी रही है? बहुत उन्नत रही है, या जनतंत्रात्मक शिक्षा प्राप्त कर लिया है उसने। क्लियर? ये कौन बता रहा है? जॉन डेवी बता रहे हैं। ठीक, अब जो मिटा दो उसको। ये जनतंत्रात्मक शिक्षा का प्रमुख क्या था? विचार था कि समाज में और कैसे इकट्ठा करना है उनका। जनतंत्रात्मक शिक्षा के उद्देश्य भी है कुछ। क्या उद्देश्य को पूरा करना चाहता है जनतंत्रात्मक शिक्षा? एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर पहला है कि जनतंत्र के मूल्यों का विकास, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण। जनतंत्र के मूल्यों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका क्या होना चाहिए? हस्तांतरण। जनतंत्रात्मक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है कि जो शिक्षा हमारे पास है, जो वैज्ञानिक शिक्षा या जो ज्ञान या जो तकनीक हमारे पास उपलब्ध है, हम अगली पीढ़ी को वैसे हस्तांतरित कर दें।
और वो उसमें क्या कर सकता है, नया विकास, नया समावेश, नया विचार और नई क्रांति के आधार पर वो क्या करे, अपनी पीढ़ी को दे, आगे वाली पीढ़ी को दे। जैसे हमारे मम्मी पापा, हमारे जो दादा परदादा रहे हैं, जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत रही है, वो किसको सिखाया, हमको सिखाया, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, हमारे बच्चे आगे वालों को सिखाएंगे। ऐसे हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत क्या होगी, आगे बढ़ती जाएगी। ये किसका उद्देश्य है, जनतंत्रात्मक शिक्षा का। अगर जनतंत्रात्मक शिक्षा को सही तरीके से लागू न किया जाए तो हम अपने दादाजी से बात ही ना कर पाएंगे, क्योंकि हमको बोलने की आजादी नहीं होगी। हम अपने फादर से पूछ ही नहीं पाएंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमको बोलने की आजादी नहीं होगी। तो जनतंत्रात्मक शिक्षा का सबसे पढ़ाया क्या है कि अपने सामाजिक संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करना, आगे बढ़ाना। दूसरा है उत्तम चरित्र का निर्माण करना, जिसमें क्या है, अभिरुचि, और दूसरा है बहुमुखी रुचि, बहुमुखी रुचि। हम ऐसे चरित्र का निर्माण करें जो क्या हो, बहुमुखी हो, एक मुखी न हो। हम अमेरिकी संस्कृति को भी उतने सम्मान के साथ सीखे जैसे जापानी संस्कृति को सीख रहे हैं, जैसे भारतीय संस्कृति को सीख रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ी संस्कृति को उतने ही आसानी से, अच्छे से, या उतने ही सम्मान भाव के साथ सीखे जितने सम्मान भाव से अपनी संस्कृति को या किसी संस्कृति को सीखते हैं। कहने का मतलब है, जिस धर्म, जिस स्वभाव या जिस वर्ग से आप आते हो, जितना सम्मान उसका करते हो, उतना ही सम्मान दूसरे वर्ग का भी करो। वो क्या जाएगा, उत्तम चरित्र का निर्माण हो जाएगा। तीसरा है व्यावसायिक कुशलता का विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास। व्यावसायिक कुशलता का विकास कहने का तात्पर्य है कि अब अगर जनतंत्रात्मक शिक्षा करोगे तो व्यापार के नियमों के हिसाब से आप क्या करोगे कि आप ये नहीं देखोगे किसी दूसरे का भट्ठा बैठाना है, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना, इसके बारे में नहीं सोचोगे, बल्कि ये सोचोगे कि नहीं, प्रतिस्पर्धा कैसी है, स्वतंत्र है। बगल वाला दुकान वाला जो आदमी है, जैसे मोल भाव करके बेच रहा है, आप भी करोगे। दुश्मनी बैर मोल नहीं लोगे हो। जैसे नेता हमेशा बैर मोल नहीं लेते हैं, छोटे नेता बैर मोल लेते हैं, लेकिन बड़े नेता कभी बैर मोल नहीं लेते। वो आपस में उनका कैसा होता है, उत्तम चरित्र का निर्माण अपना करते हैं, वो आपस में मिलजुल कर ही रहते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करते हैं। जबकि छोटे नेता कैसे करते हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ लेते हैं, झंडा उठाने वाले नेता। तो व्यवसायिक कुशलता कहने का मतलब है कि जो आप काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के साथ कर रहे हो, न कि वो कैसा है, दुश्मनी नहीं है वो। ठीक, इस कुशलता को आपको क्या करना है, विकसित करना है। अगला है अच्छी आदतों का विकास। आदतों का विकास। अब अच्छी आदत क्या है, वो अच्छी आदत है जैसे मानवीय गुण। मानवीय गुण में जैसे प्रेम, घृणा, मानवीय भावना, इंसानी जो भावना है, दया, करुणा, ये सब भावना होनी चाहिए। ठीक, और सब क्या है, नैतिकता और सहयोग। नैतिकता एवं सहयोग। ठीक, नैतिकता कहने का मतलब होता है कि हम जो भी आचरण कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि उचित है कि नहीं है, सही है, गलत है कि नहीं है, उनका हम पालन करें। फिर पांचवा है सामाजिक दृष्टिकोण का विकास। सामाजिक दृष्टिकोण का विकास। सामाजिक दृष्टिकोण का विकास कहने का मतलब है जब जनतंत्रात्मक शिक्षा प्राप्त करेंगे, क्योंकि जनतंत्र में एक आदमी तो है नहीं, बहुत सारे लोगों का शासन है, जनता का ही शासन है। तो हम ये देख पाते हैं कि समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, क्या दूसरों पर भी वैसे ही प्रभाव पड़ रहा है? अगर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो हम ऐसे निर्णयों को रोक देंगे, और अगर बुरा प्रभाव पड़ता है तो हम निर्णय क्या कर देंगे, बुरा प्रभाव पड़ता है तो हम ऐसे निर्णय को क्या कर देंगे, रोक देंगे, और अच्छा प्रभाव पड़ता है तो हम इसको लागू करेंगे। तो हमेशा कैसा दृष्टिकोण करेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण, कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करेंगे अपन। ठीक, अगला है इसमें कि विचार शक्ति का विकास। विचार शक्ति का विकास, सेम चीजें हैं। जैसे शिक्षा का विकास होता है, हमारी बौद्धिकता, हमारी विचार शक्ति, हमारी चिंतनशीलता, ये सब कहां से आती है, विचार शक्ति से आती है। ठीक, अगला है व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास। व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास। व्यक्तित्व का अगर सामंजस्यपूर्ण विकास नहीं होगा, किसके साथ, जनता के साथ, हम इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे,
तो हम अकेलेपन के शिकार हो जाएंगे। और वो प्रवृत्ति कैसे रहती है, हमें आत्महत्या की ओर ढकेलती है, अकेलापन हम कहा आपने। तो समाज के साथ हमें कैसे, व्यक्तित्व के साथ कैसे द्वंद्व को रोका जाए समाज के साथ, या कई बार हमारे अंदर खुद भी, हमारे मन में भी कुछ कैसा द्वंद्व उत्पन्न होता है जो हम कुछ खुद करना चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा होता है। तो ऐसे द्वंद्व को अपने व्यक्तित्व के साथ कैसे सामंजस्यपूर्ण तरीके से हम क्या कर सकते, अपना विकास कर सके। ये कहां से आएगा, जनत्रात्मक शिक्षा से। क्योंकि कई बार से जनत्रात्मक शिक्षा में क्या होता है कि हम जो करना चाहते हैं समाज के नियमों के अनुरूप नहीं होता है, लेकिन हमको लगता है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, मुझे करना होगा, लेकिन जनतंत्र इसकी आज्ञा नहीं देता है। तो जब उसकी आज्ञा नहीं देता तब हम सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व व्यवहार नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं या अपराध दुनिया में चले जाते हैं। ठीक, अगला है 8वां, नेतृत्व का विकास। जब आप जनतंत्र की भावना को समझते हो, जब आप जनतंत्र को समझते हो तब आपके अंदर कैसा भाव पैदा होता है, जब समाज को लेकर चलने की क्षमता पैदा हो जाती है तब आप नेता बन जाते हो, लीडर बन जाते हो। जैसे जयप्रकाश नारायण कभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं रहे, लेकिन जब नाम सुना है जयप्रकाश नारायण का, जेपी का, वो जो है जनतंत्रात्मक नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी, ये कैसे नेताजी हैं, खुद मोदी जी, ये सारे लोग कैसे जनतंत्र के नेता हैं। जनता इनको क्या करती है, बेहद क्या करती है, इंदिरा गांधी उनमें से है। तो ऐसे लोग क्या है, वो नेतृत्व का विकास कहां से हुआ, क्योंकि उनके अंदर ऐसी भावना थी, जनतंत्रात्मक भावना थी। जनतंत्र का सम्मान करते थे, किसका समझते, लोगों का, जनता का सम्मान करते थे, जनता के विचारों का सम्मान करते थे और जनता के भावना के अनुरूप ही शासन किया करते थे, इसलिए लोकप्रिय हुए, ज्यादा लोकप्रिय हुए। ठीक, अगला क्या है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। देखिए जनतंत्रात्मक भावना सिर्फ भारत के अंदर नहीं, राष्ट्रीय भावना नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय भावना कहां पैदा होती है, दोनों यहां भावना पैदा करना। जब स्वामी विवेकानंद गए, स्वामी विवेकानंद इतने लोकप्रिय हुए, अमेरिका पर जाकर उन्होंने क्या किया, भाषण दिया, और भाषण दिया मेरे भाइयों बहनों, और जनता खुश हो गई। और साथ में उन्होंने कहा कि जैसे विश्व की सारी नदियां सागर में समा जाती हैं, उसी तरह विश्व के सारे धर्म परमपिता परमेश्वर की ओर क्या होते हैं, जाते हैं। ये एक जनतंत्रात्मक भावना है। भारत से गए हुए थे, लेकिन कैसी भावना है, जनतंत्रात्मक भावना है। वो ये बताना चाहते हैं कि जैसे विश्व में समाज में सारे लोग हैं, उसी तरीके से सारे धर्म भी समान ही हैं, चाहे जिस देश में रहते हो। वो कैसी भावना है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भावना है। भारत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, विश्व के बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के बारे में बात कर रहे हैं कि सारे लोग कैसे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबके सब समान है, सब मानव है, भले वो किसी भी देश में रहते हो, किसी भी सीमा परिधि में रहते हो। तो ये भावना कहां से पैदा होगी, जनतंत्रात्मक शिक्षा के माध्यम से पैदा होगी। जो किसने बताया, पहली बार डीवी ने बताया, अमेरिकी जो शिक्षा शास्त्री थे। इसके बाद 10वां, नागरिकता का प्रशिक्षण। सही मायने में नागरिक कौन है भाई, तो सही मायने में नागरिक वो है जो देश के, हमारे नागरिकता के आधार पर देखा, जो संविधान का पालन करता है, संविधान पर आस्था रखता है और देश का सदस्य बनने की एक कैसा है, एक्टिव सदस्य बनने की योग्य हो। जो व्यक्ति देशद्रोह करेगा, जो लड़ाई मुकाबला करेगा, जो अपनी नागरिकता का त्याग कर देगा, उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, देश से बाहर कर दिया जाएगा, देशद्रोही श्रेणी में रखा जाएगा। नागरिकता का प्रशिक्षण बनने का मतलब होता है कि नागरिकता के समाज के लिए, देश के लिए वो कितना प्रशिक्षण प्राप्त करता है, क्या सही मायने में वो देश में रहने लायक है, तो उसे क्या कर देना चाहिए, देश निकाला दे देना चाहिए। अगर वो समाज में रहने लायक है, देश में रहने लायक है, देश के हित में काम करता है, तो नागरिक है। ठीक, तो नागरिकता का, नागरिक के रूप में कैसे हमारे देश में रहना है, इसके बारे में प्रशिक्षण कौन देता है, जनतंत्रात्मक शिक्षा। क्लियर। अगला इसमें बताता है जनतंत्र शिक्षा के उद्देश्यों में उच्च लक्षण एवं चरित्र निर्माण। उच्च लक्षण वाले चरित्र निर्माण, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, भेदभाव, जातिगत भेदभाव, वर्ग आधार पर भेदभाव, ये सब भेदभाव का क्या करता है, ये उच्च लक्षण के गुण है। क्योंकि कोई जनतंत्रात्मक शिक्षा अगर प्राप्त करके आया हुआ है तो वो व्यक्ति मानव से प्यार करता है, न कि वो कैसा करेगा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव करे, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कैसा विचार होगा, वो मानव के आधार पर मानव को तलेगा, जीव मात्र के प्रति प्रेम करेगा।
वो कैसे किसी तरह का भेदभाव हायरार्की नहीं रखेगा, मतलब ऊंचा नीचा का क्रम नहीं रखेगा कि ये उच्च कुल का है ये निम्न कुल का है। तो ऐसी भावना का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो जॉन डेवी ने जो हमको बताया कि वो निजी रूप से सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति कैसा हो और संबंधों के प्रति निजी रूप से भाग लेना शुरू कर दे। ये किसने बताया था? जॉन डेवी ने बताया था, जो अमेरिकी शिक्षा शास्त्री हैं। और उन्होंने ही बताया कि ये उद्देश्य क्या है। तो उसका सबसे पहला उद्देश्य क्या है? जनतंत्र के मूल्य को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करे। दूसरा क्या है? उत्तम चरित्र का निर्माण हो, जैसे अभिरुखी, बहुमुखी, अभिरुखी, संगीत, कला, विज्ञान, इन सब का ज्ञान करे। व्यवसायिक कुशलता, प्रतिस्पर्धा कैसे करना है हमको, दुश्मन की तरह प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, वैसे ही प्रतिस्पर्धा करना है जैसे आप लोग कर रहे हो। एडीओ की तैयारी में जैसे कैसा है कि सब कॉम्पिटिटिव हो आप लोग, लेकिन आप अगल बगल में बैठ कर पढ़ रहे हो, साथ में तैयारी कर रहे हो, एक दूसरे को नोट शेयर कर रहे हो, एक दूसरे को जानकारी दे रहे हो। तो कैसा है? दुश्मनी नहीं है, जबकि एक पोस्ट के लिए लड़ रहे हो आप, एक ही पोस्ट, लेकिन ऐसा है सहयोगपूर्ण प्रतिस्पर्धा है। ऐसी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। दूसरा क्या करता है कि अच्छी आदतों का विकास, जो मानवीय गुण है, प्रेम, दया, भावना, करुणा, इनका विकास, नैतिकता और सहयोग, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, जो भी हम सोचे समाज के प्रति सोचे, खुद के लिए स्वार्थी न बने। विचार शक्ति का विकास, हमारे अंदर चिंतन शक्ति का विकास हो जाए, विचार शक्ति का विकास हो जाए। व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास हो, पूरा व्यक्तित्व का विकास हो जाए, सके, नेतृत्व का विकास हो सके। समाज पर जब ध्यान देना शुरू करेंगे तो हम उनको साथ लेकर चलना शुरू करेंगे, तो नेतृत्व के गुणों का विकास हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भावना, मतलब वसुधैव कुटुंबकम, जो भारतीय मूल्य रहे, मूल मूल्य, भारत का मूल मूल्य क्या रहा है? वसुधैव कुटुंब, मतलब सारा विश्व क्या है, हमारा कुटुंब है, घर है वो। ऐसी भावना होनी चाहिए। यहाँ नागरिकता का प्रशिक्षण मिल जाता है और उच्च लक्षण और चरित्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब ये सारे चीज क्या था? लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य थे। अब सही मायने में लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं कि लोकतांत्रिक शिक्षा पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम लोकतांत्रिक, ये सारी चीजें तो उद्देश्य हैं, लेकिन कई बार हम इनका पालन करते हैं और कई बार पालन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन पर हम क्या है, उद्देश्य को कई बार प्राप्त कर पाते हैं और उद्देश्य को कई बार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस पर समाज का क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है प्रभाव, आप लिख लीजिएगा। जो लोकतांत्रिक शिक्षा है उस पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है। ठीक, पहला प्रभाव यह है इसका कि समान अवसर प्रदान करना, समान अवसर प्रदान करना एवं व्यक्तिगत भावना का आदर करना, एवं व्यक्तिगत भावना का आदर करना। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा हुआ है कि हम कैसा विचार रखते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अवसर हमको समान मिला हुआ है। जो अवसर एक मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को मिला हुआ है, वही अवसर कैसा मिला हुआ है हिंदू धर्म के मिले को, वही बौद्ध वालों को, जैन धर्म को। समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। और व्यक्तिगत भावना, हर व्यक्ति की जो व्यक्तिगत भावना है, चाहे किसी भी मामले में हो, चाहे धर्म के मामले में, चाहे शिक्षा के मामले में हो, उसके रुचि के अनुसार उसको दिया जाता है। समाज में सबसे बड़ा प्रभाव, हमारे समाज में यह प्रभाव पड़ा है इसका। दूसरा इसका प्रभाव क्या पड़ता है, सार्वभौमिक एवं अनिवार्य शिक्षा। सार्वभौमिक एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक, सार्वभौमिक एवं अनिवार्य शिक्षा। थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना चाहूंगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 21 का जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था होगा। आर्टिकल 45 में जो नीति निर्देशक तत्वों में है, उसमें बताया गया कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। और मूल कर्तव्य 51 को मूल कर्तव्य में 11वें मूल कर्तव्य में बताया गया कि जो बालक होंगे उनके लिए जो माता पिता होंगे या प्रतिपालक होंगे अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। और साथ में 350 ख में बताया गया कि बालक को कैसा दिया जाएगा, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। ये सारी चीजें कहां से आई, सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा, जनतंत्रात्मक शिक्षा के माध्यम से ये हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि शिक्षा कैसा होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और कैसे मिलना चाहिए, अनिवार्य रूप से, क्योंकि जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 21 में जो है ना, वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और 21 का इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि जैसे प्राण जरूरी है व्यक्ति के लिए, वैसे ही शिक्षा भी जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना प्राण जरूरी। ठीक, जैसे जीवन जीने की व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, उतना ही जरूरी क्या है, शिक्षा की प्राप्ति। क्लियर है,
ये और किसके ऊपर निर्भर करता है? ये इसी का प्रभाव रहा है, जनतंत्रात्मक शिक्षा का ही प्रभाव रहा है कि सरकार ने, भारत सरकार ने या भारतीय संविधान ने सार्वभौमिक एवं अनिवार्य शिक्षा की क्या की है? व्यवस्था की है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से। ठीक, अगला है तीसरा, निःशुल्क शिक्षा। आप लोग अब यहां तक पढ़े हो, वो कैसी शिक्षा रही है? निःशुल्क शिक्षा है। बात अलग है कि मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है, बात अलग है क्या है, मैं नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, लेकिन सरकार ने आपको कैसी शिक्षा दी है? निःशुल्क शिक्षा दी। वो तो मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं थी, आप लोगों को सही मायने में मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत करते तो जो मैं कर रहा हूं वो आप भी कर सकते थे। मैंने क्या किया, कुछ किताबों को इकट्ठा करके ठीक ठाक तरीके से समझा दिया आपको। शब्द तो मेरे नहीं है ना, शब्द तो किताबों के हैं। ये चीजें आप क्या करना चाहते हो, ये जिम्मेदारी आपने मुझे दे दी, तो मैं आपके उसकी उस जिम्मेदारी के बदले में क्या ले रहा हूं? फीस ले रहा हूं। बल्कि सरकार क्या करती है कि वो शिक्षा व्यवस्था आपको उपलब्ध कराती है। सरकार क्या करती है? निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराती है। ये जनतंत्रात्मक रूप से हमको उपलब्ध हुआ है। चौथा क्या है? प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था समय समय पर सरकार लेकर आती है। और जनतंत्रात्मक शिक्षा में एक तो जनतंत्र में किस पर भेद नहीं किया जाता, आयु आधार पर भेद नहीं किया जाता, लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जाता, जाति आधार। तो फिर प्रौढ़ को शिक्षा से वंचित क्यों किया जाए? जनतंत्र तो यही कहता है ना कि व्यक्ति व्यक्ति पर भेद मत करो। तो जब आप बालकों को शिक्षा दे सकते हो तो प्रौढ़ को शिक्षा क्यों नहीं दे सकते हो? उसके लिए भी तो वही प्राण, वही जीवन जरूरी है, उसके लिए भी शिक्षा जरूरी है। इसलिए सरकार ने क्या किया है? प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की है। यह जनतंत्रात्मक शिक्षा का प्रभाव है। ठीक, अगला है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। केंद्रित शिक्षा, आंगनबाड़ी, छोटे छोटे जो है पालना घर रखे जाते हैं सरकार द्वारा, आंगनबाड़ी रखा जाता है, प्ले स्कूल रखे जाते हैं, बनाया जाता है, बालक को उसके व्यक्तित्व का समुचित विकास हो पाए। इसलिए क्या किया जाए? बालाधारी शिक्षा दे दी गई है। और कैसे? उसकी मातृभाषा में शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा तो रखा गया है, सार्वभौमिक शिक्षा रखा गया है, मातृभाषा में भी शिक्षा रखा गया है कि बालक का कैसा संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हो जाए। छठवां, और बाल केंद्रित का एक मतलब और भी होता है कि शिक्षा, बालक को कोई किताब पढ़ाया जाता है क्या? खेल में, क्योंकि वो केंद्रित किया जाता है कि बच्चा खेल से सीख जाए, तो उस पर केंद्रित किया जाता है। उसके मनोवैज्ञानिक आधार पर, उसके मस्तिष्क की निर्माण की क्षमता के आधार पर तय किया जाता है कि उसको कैसी शिक्षा देनी चाहिए। फिर अगला क्या है? शिक्षण पद्धति में बदलाव। शिक्षण पद्धति में बदलाव, शिक्षण पद्धति में बदलाव कहने का मतलब है जनतंत्रात्मक शिक्षा का सबसे बड़ा यह प्रभाव रहा है कि हर वर्ग को शिक्षा मिलना चाहिए, हर आयु वर्ग को मिलना चाहिए। दूसरा, उसकी पद्धति में बदलाव दिया गया है। अब जो एनसीईआरटी बेस्ड जो किताब आते हैं, एनसीईआरटी के सीबीएसई के जो कोर्स आते हैं, उसमें रटंत विद्या नहीं होती, उसमें व्यवहारिक शिक्षा होती है। उसमें आपको हर छोटे छोटे क्रियाकलाप करने होते हैं, काम करने होते हैं, प्रोजेक्ट दिया जाता है। अब बीएड में जब हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग भी पढ़े, तो बीएड में आप लोगों को क्या बताया गया? प्रोजेक्ट दिए गए, काम दिया गया, क्योंकि आपको कैसा करना है, आगे वाले बच्चों को वैसे सिखाना है। तो ऐसी शिक्षा पद्धति में हमने क्या किया? बदलाव किया है। अब बीएड डीएड अनिवार्य कर दिया गया है। बीएड डीएड अब अधिकारियों के लिए भी बीएड डीएड अनिवार्य कर दिया गया कि बीएड किया हुआ हो, आप एबीओ आदमी बीओ, जब आदमी शिक्षक को आप, जब शिक्षकों के आप क्या बनोगे? हेड बनोगे, तो आप खुद बीएड के बारे में पता नहीं रहेगा, शिक्षक को क्या समझाओगे आप? इसलिए बीएड अनिवार्य है। ठीक, तो ये शिक्षा पद्धति में बदलाव के जनतंत्रात्मक शिक्षा की वजह से हो रहे हैं। सातवां है व्यक्तिगत अध्ययन पर बल। और व्यक्तिगत अध्ययन में बल क्या है? किसमें किसके? एक तो पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक। कहता है कि अब व्यक्तिगत अध्ययन पर बल दिया गया है, एक एक चीज पर फोकस किया गया है। जनतंत्र में मानना है कि जनतंत्र में न सिर्फ कैसा है, पारिवारिक आधार पर जनतंत्र होना चाहिए, केवल मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी कह रहा है जनतंत्रात्मक शिक्षा लागू होना चाहिए। और हम किस पर बल देंगे? परिवार पर बल देंगे
कि परिवार जब मजबूत होगा तो परिवार से समाज मजबूत हो जाएगा, समाज से देश और देश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक आधार पर अगर मन मजबूत होगा तो शरीर मजबूत हो जाएगा, शरीर मजबूत हो जाएगा तो व्यक्ति मजबूत हो जाएगा, फिर परिवार समाज आगे बढ़ते जाएंगे। और सामाजिक संस्कृति के आधार पर अगर हमारी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को ठीक ठाक कर लें, शिक्षा वैसे देने लगे तो बेहतर होने लगेगा। तो अब क्या कर दिया है, व्यक्तिगत अध्ययन पर बल दिया गया है, एक एक चीज पर फोकस किया जा रहा है। ठीक, अब 8वां, अब किस पर, जनतात्मक शिक्षा की वजह से सामाजिक क्रिया पर बल दिया गया है। पहले कैसे ज्ञान दिया जाता था, पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर बल दिया जाता था कि पुस्तक को पढ़ लो, याद कर लो, पास हो जाओगे। लेकिन अब किस पर बल दिया जा रहा है, सामाजिक क्रिया पर बल दे रहा है कि सोशल रूप से क्या कर सके, यहां पर एक्टिव हो सके, क्योंकि हमको समाज में रहना है, इस पर बल दिया गया है। फिर छात्र परिषद, क्या फायदा हुआ है 9वां, अब कैसे निर्माण हो गए, छात्र परिषद का निर्माण हो गया है, छात्र परिषद का निर्माण से यह फायदा होने लगा कि व्यक्ति टीम में काम करने लगा, राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त होने लगा, क्योंकि राजनीतिक प्रशिक्षण जब तक प्राप्त नहीं होगा वो नेता भारत के स्तर पर, देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर हमारा नेतृत्व तो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अनंतः हम भी लोगों को तो आगे शासन संभालना है ना देश का। तो छात्र परिषदों का निर्माण किया गया, छात्रों के चुनाव करवाने जाने लगे, वहां पर भी टीम में काम होने लगा। ये सब किसके हैं, जनतात्मक शिक्षा का प्रभाव है। ठीक, 10वां, शिक्षकीय पेशा को सम्मान। अच्छा, ये जो चीज है ये थ्योरिकल सही है, थ्योरिकल रूप से सही है, शिक्षकीय पेशा को सम्मान। थ्योरी मतलब किताबी भाषा में सही है, सही मायने में टीचर एक कॉमन आदमी हो गया, विशिष्ट आदमी नहीं। अगर कहीं पर एक कलेक्टर है खड़ा और कहीं पर शिक्षक है तो आप महान किसको मानोगे, कलेक्टर को। शिक्षक को हम महान नहीं मानते हैं, साधारण मान लेते हैं। तो शिक्षकीय पेशा को सम्मान थ्योरी रूप से मिल रहा है, बल्कि किस रूप से नहीं मिल रहा है, वो प्रैक्टिकल रूप से नहीं मिलता है। 11वें नंबर पर क्या प्रभाव है, स्कूल एवं प्रशासन संगठन। ये वो भी है, छोटे छोटे मॉनिटर बना देते हैं, छोटे छोटे कक्षा बना देते हैं। ठीक, इसके अलावा बालक के सर्वांगीण विकास पर बल। बालक का कैसा होता है, अगला लिख लीजिए 12वां, कि बालक के सर्वांगीण विकास पर बल। ये लोकतांत्रिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। कौन कौन से रहे हैं, एक तो समान अवसर प्रदान किया गया, व्यक्तिगत भावना का आदर करना सिखाया गया, सार्वभौमिक एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाने लगी, निःशुल्क शिक्षा दिया जाने लगा, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था हो गई, बाल केंद्रित शिक्षा होने लगा, शिक्षण पद्धति में बदलाव होने लगा, व्यक्तिगत अध्ययन पर, पारिवारिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर बल दिया जाने लगा, सामाजिक क्रिया पर बल दिया जाने लगा, छात्र परिषदों का निर्माण हुआ जाने लगा, शिक्षकीय पेशा को सम्मान मिलने लगा और स्कूल प्रशासन का संगठन मिलने लगा, जबकि बालक का अब सर्वांगीण विकास होने लगा। ये सब किसके प्रभाव थे, जनतंत्रात्मक शिक्षा के प्रभाव हो गए। ठीक, तो ये था आपका 3 टॉपिक लगभग आज अपन कंप्लीट किए। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य को अपन देखे और प्रभाव को, और जनतंत्रात्मक शिक्षा के प्रभाव को और उद्देश्यों को अपन ने क्या किया, पढ़ा है। कल अपन जनतंत्रात्मक शिक्षा का ही जो व्यवस्था है उसमें एक एंडरसन का बहुत बड़ा योगदान है, एंडरसन नाम के व्यक्ति, उनका बड़ा योगदान है। और ऐसे क्या कारण हैं जो जनतंत्रात्मक शिक्षा को सफल बना देते हैं, कल अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हो सकेगा टाइम मिल जाएगा तो अपन पढ़ लेंगे शिक्षा में जो संवैधानिक विकास हुए हैं उनके बारे में। ठीक ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन क्या है, बीच में वीडियो अटक जाता है, वो आपके मोबाइल में बफरिंग की वजह से होता है। रेणुका, आपके मोबाइल में जो है ना, जब सही तरीके से नहीं चल रहा था बफरिंग होता है, तो उसमें वीडियो फोटो अटकते हैं। ठीक ठीक है, कल मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बहुत बहुत।